अब जो हमारे अगले पैनल में खास मेहमान होंगे उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। अगले पैनल में हमारे साथ विनायक ग्रुप से संजीव अग्रवाल होंगे, प्रेसिडेंट है, क्रेडाई प्रयागराज वाइस प्रेसिडेंट, क्रेडाई उत्तर प्रदेश से। प्लीज संजीव जी आप मंच पर आएं। एक बार फिर से आपका स्वागत है। सिटीजन हाउसिंग से निशित वर्मा हमारे साथ इस पैनल में जुड़ेंगे। निशित जी आप भी प्लीज मंच पर आएं। एक बार फिर से आपका स्वागत है। रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर जो तमाम संभावनाएं हैं इस पैनल में हम वही जानने की कोशिश करेंगे। प्रयागराज में रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर या फिर जो अलग अलग कंपनीज है रियल एस्टेट सेक्टर में उनकी तमाम जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको हम जानने की कोशिश करेंगे इस खास पैनल के जरिए। जेपी आप भी प्लीज मंच पर आएं जो इस पैनल को मेरे साथ आगे बढ़ाएंगे। और विनायक ग्रुप या फिर सिटीजन हाउसिंग किस तरह से प्रयागराज के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं यही जानने की हमारी कोशिश होगी इस खास पैनल में इस मंच के जरिए। और अब इस पैनल को आगे बढ़ाते हैं। जेपी ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हैं, हर वर्ग से हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। और देखिए हमारे साथ संजय जी भी जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ मिश्रिक जी भी जुड़ गए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। एक बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि हम प्रयागराज में हैं, पहले चर्चा की शुरुआत में आपने प्रयागराज को बड़े करीब से देखा, आपने जाना, प्रयागराज में बदलाव हो रहा है या आपको लग रहा है कि अभी बहुत गुंजाइश है सर? निश्चित तौर पे पिछले 10 वर्षों में प्रयागराज में अभूतपूर्व विकास हुआ है। प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद था, देश का अगर सबसे अहम शहर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र रहा हो, पॉलिटिक्स का क्षेत्र रहा हो। तो ये हमेशा, चाहे वो भारत की आज़ादी से जुड़ा हो, तो इलाहाबाद या प्रयागराज आज बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था देश में। उसके बाद अचानक से प्रयागराज के एजुकेशन का पतन होने लगा। यहाँ की सोसाइटी में तमाम प्रकार की विसंगतियाँ आईं और पतन हुआ, विकास रुक गया। लेकिन पिछले 10 वर्षों में 2014 से जब से मोदी जी और योगी जी की सरकार आई, उन्होंने तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चीज़ों पे जो फोकस किया, कुंभ पे फोकस किया, तो उससे इलाहाबाद या प्रयागराज का वापस बहुत तेज़ी से विकास होने लगा है। अवश्य तौर पर यहाँ पे विकास की अभी बहुत प्रबल संभावनाएं हैं, जिस पे आप लोग यहाँ पे चर्चा भी कर रहे हैं। हम लोग ने पहले भी यहाँ तमाम जो आपके अतिथिगण रहे उनका व्यू प्रयागराज के बारे में सुना, तो हम लोग बहुत उत्सुक हैं। आप धन्यवाद देते हैं आपके चैनल को और आप लोगों को कि आप लोगों ने यहाँ पे समय निकाला, इतने अहम मुद्दों को यहाँ पे सबके सामने लेकर के आए। शायद यहाँ इस मंच से सरकार और सरकार के अधिकारी तमाम सारी ऐसी भावनाओं से उनका ध्यान आकर्षित होगा जो यहाँ पे और योजनाओं पे केंद्रित होकर के विकास पे प्रयास करेंगे। ठीक है, सिटीजन हाउसिंग से निशित जी आप इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं और बहुत अहम हिस्सा हैं आप रियल एस्टेट सेक्टर का। प्रयागराज की ही हम बात करें तो यहाँ पर किस तरह की संभावनाएं आप इस सेक्टर में आने वाले वक्त में देख रहे हैं, या अभी आप प्रयागराज को कहाँ पाते हैं रियल एस्टेट सेक्टर में? रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा रोजगार देता है कृषि के बाद। लेकिन इस सेक्टर की स्थिति यह है कि प्रयागराज की खास तौर से मैं बात करूं तो पूरा प्रयागराज का अधिकांश हिस्सा या तो स्टेट लैंड है या नजूल का लैंड। अभी कुछ दिन पहले इसको जो नजूल की नीति चल रही थी फ्री होल्ड करने की, वो समाप्त करके अध्यादेश के जरिए अब ये सरकार ने ही सारी ज़मीन ले ली है। इसका परिणाम ये हो रहा है कि शहर में ज़मीनें इतनी महंगी होती जा रही हैं कि वो आम आदमी से बहुत दूर हो गई। तो रियल एस्टेट में जिस तरह की आवश्यकताएं थी उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। यद्यपि शहर को स्मार्ट सिटी बनाया गया है, अब ये कितना स्मार्ट है तो यहाँ के शहर वाले जानते ही हैं, लेकिन अभी यहाँ बहुत काम करने की ज़रूरत है। आपने देखा कि पिछले दिनों एक सहकारी क्षेत्र में भी बड़ा काम करने का प्रयास किया मोदी जी की गवर्नमेंट ने, जिसमें एक अलग विभाग बनाया गया। अमित शाह जी जैसे मंत्री जी को सहकारिता का विभाग दिया गया। लेकिन सहकारिता की स्थिति यह है कि पहले यहाँ की सहकारी समिति से लगभग मृत प्राय हो चुकी हैं, क्योंकि पहले वो ज़मीन खरीदिए, पूरा स्टाम्प दीजिए और फिर
वही समिति पे अपने मेंबरों को देती है तो फिर पूरा स्टाम्प दीजिए। माने डबल स्टाम्प की जो पद्धति हो गई, उसकी वजह से आम आदमी यहाँ बहुत त्रस्त है। और यहाँ की जो भी ज़मीनें हैं वो विभागों को दी जाएं, लोगों को दी जाएं, ताकि वहाँ पर लोग अपने मकान बना सकें, चाहे वो मल्टी स्टोरी हो चाहे सिंगल स्टोरी हो जी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस नीति को में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है। संजीव अग्रवाल जी, आप क्योंकि क्रेडाई से जुड़े हुए हैं, अब हम क्रेडाई की बात करें तो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है प्रयागराज के शहर के विकास में, या यहाँ जो प्लानिंग है सर, क्योंकि देखिए शहर लगातार बढ़ रहा है, बहुत आबादी है प्रयागराज में, उसमें आप लोगों की क्या भूमिका है सर? क्रेडाई हम डेवलपर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें यहाँ के जितने भी इम्पोर्टेंट और बड़े डेवलपर्स हैं वो उससे जुड़े हुए हैं। और हम लोग ये प्रयास करते हैं कि शहर के अंदर एक सुनियोजित विकास हो सके। रेरा के आने के पहले बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट होते थे जिनमें मानक और रूल्स को ब्रेक किया जाता था, जिसकी वजह से ही रेरा लाया गया। क्रेडाई के सदस्य इस बात पे संकल्पित हैं कि जो भी निर्माण करेंगे उसमें नियम, कानून और अपने जो भी बायर्स हैं उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो जो एक ट्रस्टवर्दीनेस है जो बायर्स के लिए आवश्यक है, तो क्रेडाई उस ट्रस्टवर्दीनेस का बहुत बड़ा स्टैम्प है कि जो लोग क्रेडाई से जुड़े हैं, जो उसके अम्ब्रेला के नीचे डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो सारे नियम कानून का पालन करके कर रहे हैं। तो जो एक बायर का ट्रस्टवर्दीनेस पैसे को सुपुर्द करता है किसी डेवलपर के पास, वो सुरक्षित रहे और जो उसको प्रॉमिस है कि उसको घर मिलेगा, दुकान मिलेगा, ऑफिस मिलेगा, उसको पूरा करे, उसका क्रेडाई एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है स्टैंपिंग ऑफ ट्रस्टवर्दीनेस सर, का। क्रेडाई के लोगों की अभी फिलहाल क्या एक्सपेक्टेशंस हैं रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर? क्रेडाई की एक्सपेक्टेशन सबसे बड़ी तो ये है कि नियमों का जो ये लोग पॉलिसीज़ बनाते हैं वो कितनी स्मूथली इम्प्लीमेंट करी जा सके। कई बार पॉलिसीज़ तो बहुत अच्छी बनती है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन उतना स्मूथ नहीं हो पाता। स्पेशली टेक्नोलॉजी जब से अडॉप्ट करी जा रही है तो अभी कई बार टेक्नोलॉजिकल हम लोगों के यहाँ बॉटलनेक्स हैं। जैसे कि जब आप प्लान सैंक्शन के लिए ऑफलाइन जाता था तो प्लान जल्दी सैंक्शन हो जाते थे। आज की तारीख में हम लोगों को प्लान सैंक्शन कराने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है टेक्नोलॉजी की ऑनलाइन वजह अगर से। चीजें की गई हैं तो वो इसीलिए की गई हैं कि जल्दी से जल्दी आपकी प्रॉब्लम ही सॉर्ट आउट हो जाए। तो क्या मतलब ऐसा हो रहा है कि ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन आपको ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? देखिए, ऑफलाइन से ऑनलाइन जाना तो आवश्यक है और भविष्य की ज़रूरत है, आज की आवश्यकता है। जब आप डेवलपमेंट की बात देखते हैं तो ये बहुत सरल नहीं है इसके प्लान्स को सैंक्शन करना या समझ पाना। बहुत सारे इसमें पैरामीटर्स हैं। तो एक घर का जब निर्माण होता है वो बहुत सरल होता है, लेकिन जब आप बहुखंडी इमारत का विकास करते हैं, चाहे वह हाउसिंग हो, वो कमर्शियल हो, उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स की पूर्ति होती है। उनको पैरेलली सॉफ्टवेयर एक साथ इनकॉर्पोरेट कर पाए, उसमें डिफ़िकल्टी होती है। तो अगर आप स्टेट से ये डेटा लें कि पहले जो बहुमंजिली इमारतों का मैप प्लान सैंक्शन होता था वो कितने दिनों में होता था विज़ आज कितने दिनों में होता है, तो अपने आप इस चीज़ का उत्तर मिल जाएगा। जी सर, आपने जिक्र किया, देखिए कि अपनी समस्याएं तो बताई, लेकिन आप लोग रियल एस्टेट से भी जुड़े। मेरा आपसे सवाल है, लोग आप लोगों पर क्यों भरोसा करें, क्यों आपके ग्रुप की तरफ देखें? इसलिए कि उनका दुख हमारा दुख है, हमारा दुख उनका दुख है, वो हमसे सीधे जुड़े हुए हैं। जिसे अभी भाई साहब ने कहा, जो विलम्ब होता है प्राधिकरण में या और जगहों पे, उसके बाद रेरा ऑनलाइन होता था। अब पहले एक हफ्ते में हो जाता था, 2-2 महीने लग जाता है। तो ये सब ऐसी प्रॉब्लम हो रही हैं जिसकी वजह से आम आदमी, यहाँ का जो अधिकांश निवासी है वो मध्यवर्गीय है, उसके लिए सोच के प्लानिंग अगर नहीं की जाएगी तो कितनी भी मेहनत की, कितनी भी योजनाएं न बनाई जाएं, जब तक आम आदमी के लिए हम लोग नहीं काम करेंगे, और हम लोग आम आदमी के लिए तो काम कर रहे हैं, तो उनका भरोसा हम पर है, तभी हम लोग यहाँ पर हैं। बिल्कुल। संजीव अग्रवाल जी, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर आप वीकेंड में देखेंगे, आप शनिवार या रविवार, यहाँ सैलानियों की संख्या बढ़ जाती है। अगर महाकुंभ की तैयारी कर रहे हैं,
लेकिन पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है प्रयागराज में, आप मानते हैं? और इसका कोई आपको लगता है कि एक रास्ता या सॉल्यूशन होना चाहिए, और आपके दिमाग में क्या आता है सर? स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ पे अगर शहर के एरियाओं को देखा जाए तो इसका बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। अब विकास की परिभाषा यहाँ पे ये हुई कि जो रोड्स थी उन रोड्स को रीस्ट्रेंथन किया गया, उसके ऊपर कारपेटिंग करी गई, उसमें रोड डिवाइडर्स बनाए गए, उसमें पेड़ लगाए गए और साथ में कंक्रीट के चौड़े चौड़े पेवमेंट्स बना दिए गए। जी, ये जो पेवमेंट्स बनाए गए, इसकी जो जगह ली गई, वो जो वहाँ पे एग्जिस्टिंग पार्किंग थी, जो रोड साइड पार्किंग होती थी, उस पार्किंग की जगह को ले लिया गया। ये कह करके कि सरकार हर रोड के किनारे कुछ ऐसी ज़मीनों पे पार्किंग ईयरमार्क करेगी जहाँ पे चाहे खरीदारी के लिए लोग आ रहे हों, उनको पार्किंग की सुविधा मिलेगी। लेकिन वास्तविकता ये हुई कि लोगों से उनके सामने की जगह फुटपाथ के लिए ले ली गई जहाँ पे पार्किंग होती थी, लेकिन वहाँ पार्किंग क्रिएट नहीं करी गई। जो फ्रंट सेटबैक में सामान्य तौर पे जो विजिटर्स आते थे दुकान पे अपनी गाड़ी खड़ी करते थे, वहाँ पे कई ऐसी रोडों पे ग्रेलिंग्स और ग्रिल लगा करके या फुटपाथ को रेज करके वहाँ पे पार्किंग रोक दी गई। सामान्य तौर पे उसका दुष्प्रभाव ये हो रहा है कि आज की तारीख में जो स्ट्रीट शॉपिंग है, वो स्ट्रीट शॉपिंग में जो हमारे दुकानदार भाई हैं उनकी दुकानों पे लोगों को ख़रीदारी करने जाने में डिफ़िकल्टी हो रही है। और जो चौड़ी फुटपाथ बने हैं उस पे आज की तारीख में इलीगल इंक्रोचमेंट होते चले जा रहे हैं। अगर आज सिविल लाइंस में सरदार पटेल मार्ग, एमजी मार्ग को देखा जाए तो इनका बहुत ब्यूटिफिकेशन हुआ है, उसमें बहुत पैसे खर्चे किए गए, देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। तो सुबह 6 बजे से 11 बजे का उसको देखा जाए या रात में 9 बजे से उसके बाद देखा जाए तो शायद देश की सबसे खूबसूरत रोडों में ये रोडें नज़र आएंगी। लेकिन वही 11 बजे से 7 बजे के बीच में उसमें रेहड़ी पटरी वाले आ जाते हैं, जिसको कि यहाँ की म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ को रोकना चाहिए। स्पेशली जब उन्होंने उनके लिए वेंडिंग जोन्स डिफाइन कर दिए, नाइट मार्केट्स बना दी गई, स्पेसिफिक एरियाज़ इमार्केट कर दिया गया, तो ऐसी रोडों पे यहाँ के शॉपकीपर्स बहुत सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि एक तो उनके लिए पार्किंग नहीं है और रेहड़ी पटरी वाले जो हैं उनके जो खरीदार आते हैं वो ऑब्वियसली और रोड की जगह ऑक्यूपाई करते हैं। तो यहाँ पे कुंभ की दृष्टि से यहाँ पे इस चीज़ पे विशेष ख्याल देना चाहिए कि यहाँ पे यातायात सुगम हो, यहाँ पे रेहड़ी पटरी वाले इंपॉर्टेंट रोडों से हटें और पार्किंग के लिए स्पेशल प्रोविजंस क्रिएट किया जाना चाहिए। बिल्कुल, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। सर, जैसे आपने अभी रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि एक बहुत बड़ा यहाँ माफिया, यहाँ चीज़ें थी, उसके बाद अब रियल एस्टेट जो माफियागिरी है, जो योगी सरकार आने के बाद यहाँ पर जो डाउन हुआ है, उसके बाद आपको लग रहा है कि रियल एस्टेट में बूम आया है? बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। माफियागिरी तो समाप्त हो ही गई है, ये बहुत बड़ा क्रेडिट है इस गवर्नमेंट को। लेकिन मैं एक बात आपसे और अंतिम में कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर्यटन के अभी सचिव महोदय आए थे। पर्यटन का यहाँ पर बिल्कुल व्यवस्था के नाम पे अगर देखा जाए तो कंपनी बाग के अलावा यहाँ कोई पर्यटन का स्थल नहीं है। जो पर्यटन के स्थल चिन्हित भी किए गए वो 10-10 साल से पड़े हुए हैं। जैसे कनिहार लेक कहा जाता है कि वो कनिहार लेक को डेवलप किया जाएगा, पिछले 8-9 साल से हम देख रहे हैं कि वो जस का तस पड़ा हुआ है। ना गवर्नमेंट उसको कर रही है, ना पीपीपी मॉडल पे किसी को दिया जा रहा है। हम लोगों ने भी बहुत प्रयास किया कि उसको किसी तरह बनाया जाए, मगर कोई सुनवाई नहीं है कहीं पर। एक महत्वपूर्ण सवाल सर आपसे मेरा, संजीव जी, क्योंकि हम संगम नगरी में हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ नदियों का संगम है, लेकिन उस संगम का महत्व क्या है? जिस प्रकार से भगवान शिव का काशी में, अयोध्या में श्री राम चंद्र जी का, उसी प्रकार से संगम का प्रयागराज से पर्यायवाची है। लोगों की आस्था, देश भर के लोगों की आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है। संगम का महत्व तो, गंगा और यमुना हमारे देश की संस्कृति है, तो इस संस्कृति का संगम है, ये यहाँ का महत्व है। संगम क्षेत्र पे जो आज ये विकास की बात हो रही है, इसमें हमारा आपके इस चैनल की तरफ से ये एक विशेष आग्रह है कि जिस प्रकार से रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, अगर आप देखें तो वाराणसी का जो सबसे बड़ा चार्म है वहाँ के घाट हैं जी। प्रयाग में भी संगम के एक ओर पूरा अरेल है,
उस अरेल पे जब इतना बड़ा फंड यहाँ पे कुंभ के लिए दिया जाता है तो एक परमानेंट एम्बार्कमेंट होना चाहिए, वहाँ पे एक बड़ा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट होना चाहिए, ताकि उसके बाद का जो क्षेत्र है उसको अच्छे रिजॉर्ट्स में, उसको अच्छी हाउसिंग में, अच्छे अच्छे कमर्शियल के रूप में डेवलप किया जाए। आप किसी भी डेवलप्ड देश में, किसी चाहे आप लंदन हो, पेरिस हो, जहाँ की नदियों के किनारे वहाँ की संस्कृतियाँ बसी हैं, टूरिज़्म के स्थल हैं, तो प्रयागराज में अरेल एक ऐसा बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे अगर बड़ा एक बंधा बंध जाए, एनजीटी से परमिशन ली जाए और वहाँ पे एक रिवर फ्रंट डेवलपमेंट हो, तो यहाँ का स्वरूप, जैसे मुंबई में जब आप घुसते हैं और सीलिंग से एयरपोर्ट से शहर की ओर आते हैं तो ऊंची इमारतें दिखती हैं, खूबसूरती दिखती है, उसी प्रकार से आपको प्रयागराज का एक स्वरूप दिखाई देगा। हमेशा डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच में जब डिबेट होती है तो आज की तारीख में एनवायरनमेंट को लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ये नहीं इस पे देखते हैं कि ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट ही है जो एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हुए प्रॉपर लोगों की उपयोगिता पूरी करा सकता है। मेरा यहाँ आग्रह है कि यहाँ की जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पे एक एम्बार्कमेंट रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की योजना बनाए ताकि यहाँ इस शहर का बहुत चौमुखी विकास हो सके। बिल्कुल सर, देखिए महाकुंभ की तैयारी कर रहा है प्रयागराज और आप बुद्धिजीवी वर्ग है, आप व्यापारी हैं, आप बड़ी बड़ी चीज़ों से जुड़े हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी जो आवाज़ है इस मंच के जरिए सरकार तक पहुंचेगी और प्रयागराज के अंदर जो विकास का रोड मैप तैयार सरकार ने किया है उसमें और भी फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप प्लीज मंच पर बने रहिएगा सर। जी भी बहुत शुक्रिया आपका। और अब मैं पंकज जायसवाल जी हेड रिटेल सेल्स को मंच पर बुलाना चाहूँगी। सर आप प्लीज़ मंच पर आएँ और ये दो खास मेहमान जो इस वक्त हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं उन्हें बुके भेंट करेंगे। तो देखिए ये रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर जो अपार संभावनाएं हैं या फिर रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर यहाँ पर किस तरह की एक्सपेक्टेशन है, यही जानने की हमने कोशिश की है।